नमस्कार दोस्तों, मैं यशन सर एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में मैं सबका स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज मैं स्पेशल मॉक टेस्ट का पहला भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो स्पेशल लेखपाल बीओ और बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। दोस्तों पहला ऑप्शन है जागृत, दूसरा ऑप्शन है पूजनीय पूजनीया, तीसरा ऑप्शन है अंतर्ध्यान और चौथा ऑप्शन है अभ्यारण। तो दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, अभ्यारण। ठीक है दोस्तों। अन्य ऑप्शन पर अगर हम ध्यान देते हैं दोस्तों, तो जागृत जो दिया गया है इसका शुद्ध वर्तनी में हो जाएगा दोस्तों जागृत। ठीक है दोस्तों। और पूजनीय का दोस्तों होता है पूजनीय। ठीक है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है। और अंतर्ध्यान का दोस्तों क्या होता है, अंतर्धान। ठीक है दोस्तों, अंतर्ध्यान। तो हमेशा ध्यान दिए रहेंगे दोस्तों, इस तरह से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। पहला ऑप्शन है अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन और महादीन। तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है अकिंचन। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जब जिसके पास कुछ विशेष वस्तुओं का अभाव होता है उसके लिए अभावग्रस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ ही वस्तुओं का अभाव होता है तो ऐसे शब्दों में इसके लिए अभावग्रस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों अंधेरा, दूसरा ऑप्शन है धीरे धीरे और तीसरा ऑप्शन है चाल चलन और चौथा ऑप्शन है दोस्तों सौंदर्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, धीरे धीरे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो क्रियाओं की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण दोस्तों चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, चार प्रकार के। पहला कौन होता है, स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों। तो स्थानवाचक विशेषण के अंतर्गत जैसे दोस्तों यहाँ वहाँ इधर उधर ये सब क्या है, स्थानवाचक के अंतर्गत आते हैं। और कालवाचक के अंतर्गत दोस्तों जैसे आज, कल, जब, तब। ठीक है, ये कालवाचक के अंतर्गत आते हैं। और परिमाणवाचक के अंतर्गत दोस्तों जैसे अधिक, थोड़ा, बहुत, कम, ये सब क्या है दोस्तों, परिमाणवाचक। और रीतिवाचक के अंतर्गत जैसे आपके ऑप्शन में जो दिया गया था धीरे धीरे, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है दोस्तों। जैसे इसके अंतर्गत तेज, अवश्य आदि क्रिया विशेषण आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्दय का विलोम शब्द है। निर्दय का विलोम शब्द है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है सहृदय, दूसरा है सहाय,
तीसरा है सभय और डी ऑप्शन है सदय। तो निर्दय का विलोम शब्द होता है दोस्तों सदय। ठीक है, निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? सदय होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। सॉरी दोस्तों, इसमें दो ऑप्शन कट गए हैं। इसमें सी ऑप्शन में होगा नष्ट न होने वाला, नष्ट न होने वाला, होने वाला। ठीक है, और डी ऑप्शन है दोस्तों एक, यहाँ पर डी ऑप्शन है, उसमें दिया गया है इसमें होना चाहिए कोई भी एक ऑप्शन ले लिया जाए, जैसे जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, ये ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें सब दोस्तों है कि अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य होगा। कौन सा होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है नष्ट होने वाला, दूसरा है ईश्वर को न मानने वाला, तीसरा है नष्ट न होने वाला, और चौथा है यानी डी ऑप्शन है दोस्तों जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होता है, नष्ट न होने वाला। मैं आपसे बताना चाहता हूं दोस्त कि अनस्वर शब्द में आ उपसर्ग है, यदि आ उपसर्ग को हटा दिया जाए तो हो जाएगा नश्वर, और नश्वर मीन्स होता है दोस्तों नष्ट होने वाला। यदि यही पूछ लिया जाए कि नष्ट होने वालों को क्या कहा जाता है तो क्या कहेंगे दोस्तों? नश्वर कहते हैं। और बी ऑप्शन में जो दिया गया है दोस्तों, ईश्वर को न मानने वाले क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है दोस्तों। और जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, जो डी ऑप्शन में आपको दिया गया था, तो जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके अर्थात इंद्रियों के अंतर्गत नेत्र आता है, जो तो आँख आती है, तो आँख के द्वारा जो न देखा जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अगोचर कहते हैं। और जो नेत्रों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा देखा जा सके उसे गोचर कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम का मतलब होता है दोस्तों संस्कृत का वह शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में आया हुआ है, उसे तत्सम शब्द बोलते हैं, यानी कि शुद्ध शब्द। पहला ऑप्शन है अछवाट, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अछोट, और तीसरा ऑप्शन है अछरोट, और डी ऑप्शन है असरोट। कौन सा सही होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, अछोट। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन सा? पहले ऑप्शन में रा, दूसरे में ला, तीसरे में या, और चौथे में यानी कि डी ऑप्शन में हुआ। कौन सा सही होगा दोस्तों? हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें चारों ऑप्शन अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत के हैं। ठीक है, यार अलावा ये सभी क्या हैं? अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत के वर्ण हैं। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वर्ण प्रकंपित वर्ण है। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रकंपित का मतलब होता है कंपन करना। वह कौन सा वर्ण है जिसके उच्चारण करते समय जिह्वा में कुछ अधिक ही कंपन आए? ठीक है, तो अगर ऐसे प्रश्न बना रहा है दोस्तों, तो आप परीक्षा भवन में भी आप धीरे धीरे आप उन वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी वर्णों का उच्चारण, जैसे व का उच्चारण कर रहे हैं, करके देखिए, ला का, या का और रा का। तो रा एक ऐसा वर्ण है दोस्तों जिसको उच्चारण करते समय जिह्वा अधिक कंपन कर रही है। तो यही, तो आप दोस्त समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि रा वर्ण प्रकंपित वर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति में कौन सा उपसर्ग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है प्रत्य, दूसरा ऑप्शन है प्रत, सी ऑप्शन है प्रति, और डी ऑप्शन है प्रत्यु। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन सी है, प्रति। तो देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों
कि प्रति उत्पन्न मति में दोस्तों प्रति उपसर्ग है और इसमें दो मूल शब्द हैं, उत्पन्न और मति। ठीक है, दो मूल शब्द कौन कौन से हैं, उत्पन्न और मति, और प्रति क्या है दोस्तों, इसमें उपसर्ग है। और उपसर्ग हमेशा दोस्तों शब्दों के पहले लगता है, आगे लगता है। ठीक है, तो इस पर यदि दोस्तों कभी कभी प्रश्न संभावित ये भी बन सकता है कि प्रत्युत्पन्न मति में कितने मूल शब्द हैं, तो दो मूल शब्द हैं, उत्पन्न और मति। ठीक है, और यदि पूछता है दोस्तों कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो इस संधि में यण संधि है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है राधा घर से निकली, सीता गीता से अच्छा गाती है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, या उपर्युक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पर अपादान कारक होता है, इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल दोस्तों। तो हमेशा जानिए दोस्तों, अपादान कारक जहाँ पर अलगाव का भाव होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है, और जहाँ पर किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता किसी अन्य व्यक्ति से की जाती है वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। और दोस्तों जहाँ पर रक्षा का भाव हो, कि जैसे वह उसकी सहायता करता है, वह उसकी रक्षा करता है, तो रक्षा के भाव में भी अपादान कारक होता है। और दोस्तों जहाँ पर भय का भाव उत्पन्न हो, वह उससे डरता है, तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं कि राधा घर से निकली, यहाँ अलगाव हो रहा है, इसलिए इस ऑप्शन में भी अपादान कारक है। और सीता गीता से अच्छा गाती है, तो सीता की श्रेष्ठता गीता से की जा रही है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक है। और मुझे आपसे बहुत डर लगता है, तो डर का भी भाव है दोस्तों, तो यहाँ पर भी अपादान कारक है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है दोस्तों, डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तत् धन संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है। सॉरी, तत् धन संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है दोस्तों। पहला है तत्संकर, दूसरा है तत्संकर, और तीसरा है तत्संकर, और चौथा है तत्संकर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। और इस पर हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब हमेशा ये बात ध्यान दीजिए, जब ता के बाद यदि सा आए, कौन सा सा, तालव्य सा, तो ता का हमेशा चा में बदल जाता है। ता किस में बदल जाता है दोस्तों, चा में। और जो सलीफा वाला सा यानी कि तालव्य सा होगा वो दोस्तों छा में बदल जाता है। इस बिंदु को हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, यदि फिर से सुन लीजिए, जब ता के बाद सा हो तो वह ता हमेशा चा में बदल जाता है और सा हमेशा छा में बदल जाता है दोस्तों। इसलिए आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थावर का विलोम है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड हुआ है। अस्थावर का विलोम शब्द है दोस्तों जंगम। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। इसमें ये पूछ रहा है दोस्तों, उसके लिए में कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक। बी ऑप्शन है मध्यम पुरुष बहुवचन कर्ता कारक। सी ऑप्शन है मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान कारक। और डी ऑप्शन है उत्तम पुरुष एक वचन संप्रदान कारक। सॉरी, तो बताइए दोस्तों, उसके लिए में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वो होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो दोस्तों जो जैसे हम दोनों, हम सब, ये सभी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। हमेशा ध्यान देना दोस्तों, हम दोनों, हम सब, अगर हम की बात हो, हम दोनों की बात हो, हम सब की बात हो तो ये सभी उत्तम पुरुष में जाते हैं। और तुम दोनों, तुम सब, अगर ऐसी बात हो रही हो कि तुम दोनों, तुम सब की बात हो रही है तो हमेशा वो मध्यम पुरुष होता है। और जब न हमारे बारे में बात हो, न तुम्हारे बारे में बात हो, किसी अन्य के बारे में बात कही जा रही है तो वहाँ पर हमेशा दोस्तों अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष की बात होती है। तो यहाँ पर उसके लिए तो दोस्तों ना हम है ना तुम हो, यानी कि ना हमारे बारे में बात हुई है ना तुम्हारे बारे में बात हुई है, किसी अन्य के बारे में बात हुई है। तो जब अन्य के बारे में बात हो दोस्तों वहाँ पर कौन सा पुरुष होता है? वहाँ पर अन्य पुरुष होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन अन्य पुरुष, एक वचन और संप्रदान कारक, ये ऑप्शन आपका सही होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। पहला ऑप्शन है सदा सत्य बोलने वाला, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जिसने बहुत को सुना हो, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका ऑप्शन, यहाँ पर आपका ये दोस्तों बाएं हाथ से कार्य करने वाला यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता है। आइए अन्य ऑप्शन पर चर्चा थोड़ी सी करते हैं दोस्तों। सदा सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे सत्यवादी बोलते हैं दोस्तों। और जिसने बहुत कुछ सुना हो, इसके लिए किस शब्द का यूज किया जाता है दोस्तों? इसके लिए बहुश्रुत शब्द का यूज किया जाता है दोस्तों। जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसके लिए किस शब्द का यूज किया जाता है? बहुश्रुत। हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों। और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है दोस्तों? जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला होता है उसके लिए स्वेच्छाचारी शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष से है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों वह, दूसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ, तीसरा ऑप्शन है उपासक और चौथा ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विशेष किसे कहते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों को किसी संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष से हो सकता है, लेकिन हर संज्ञा या सर्वनाम विशेष भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी संज्ञा या सर्वनाम विशेष तभी होगा जब उसके साथ विशेषण लगा हो। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। हर संज्ञा या सर्वनाम विशेष नहीं हो सकता और संज्ञा सर्वनाम ही विशेष होता है। तो कोई भी संज्ञा या सर्वनाम विशेष तभी होगा जब उसके ठीक पहले विशेषण लगा हो, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्द के ठीक पहले विशेषण लगा हो तो वही शब्द क्या होगा? विशेष होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वह ये सर्वनाम है और उपासक ये भी संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ पर वह सर्वनाम है और उपासक क्या है दोस्तों? ये संज्ञा है। तो किसके साथ हम ये देखेंगे, अगर हमको इसमें देखना है कि कौन सा विशेष है तो यह पॉइंट हम देखेंगे कि किसके साथ विशेषण लगा है।
जिसके साथ विशेषण लगा होगा वही विशेष्य होगा। तो श्रेष्ठ शब्द यहाँ पर विशेषण है दोस्तों, ये किसके साथ लगा हुआ है? उपासक के साथ लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यहाँ पर विशेष्य कौन होगा दोस्तों? सी ऑप्शन, उपासक। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो हमेशा दोस्तों अगर कहीं पर विशेष ढूंढना है तो ये देखा जाता है कि किस संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण लगा है। जिसके साथ विशेषण लगा होगा दोस्तों वही संज्ञा या सर्वनाम विशेष होगा और कोई भी विशेष नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे। और सी ऑप्शन है श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। सॉरी। डी ऑप्शन है अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए दोस्तों, ऑप्शन को बताने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि पूर्वकालिक क्रिया में, तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कोई एक कर्ता किसी एक काम को करके दूसरा काम स्टार्ट करता है तो उसकी पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कि कर्ता एक हो, वो एक से अधिक क्रियाएं करे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल एक ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। श्याम पहले क्या किया? दूध पिया, उसके बाद घूमने गया। तो कर्ता अकेला श्याम है तो दो क्रियाएं कर रहा है। सबसे पहले दूध पिया, उसके बाद घूमने गया। तो उसकी जो क्रिया पहले हुई है वह क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ गए होंगे, आपका सी ऑप्शन सही होता है। तो हमेशा ध्यान देना है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया कर्ता एक होगा और वो एक से अधिक क्रिया करेगा। तो वहाँ पर हमेशा जान लीजिए दोस्तों, जो उसकी क्रिया पहले हुई होगी उसमें पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आज की ये प्रश्नों की श्रृंखला, ये मार्क टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर देंगे दोस्तों। मैं इसी प्रश्नों के साथ आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हुए मैं सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।